हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आई एम सॉरी कि इतना लेट हो गया। सीटेट के प्रिपरेशन के लिए बीच में कुछ काम आ गया था। लेट्स कंटिन्यू। आज से हम स्टार्ट करें हमारा मैथ्स का सब्जेक्ट। तो इसमें हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो 30 में से ऑलमोस्ट 15 to 14 क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो कि थ्योरेटिकल होते हैं। बाकी आपको सॉल्व करने होते हैं, तो हम सॉल्विंग वाले नहीं करेंगे। हम इस वक्त सिर्फ थ्योरेटिकल प्रिपरेशन करेंगे, बाद में कर लेंगे। क्योंकि थ्योरी में इजी रहता है, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोग आराम से प्रैक्टिकली भी सॉल्व कर पाओगे न्यूमेरिकल्स वाले। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड ये सीटेट जो अब आपका 2021 में होने वाला है, उसके लिए मॉक टेस्ट पेपर से मैंने क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं। आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपका आइदर दिसंबर के एंड में सीटेट होगा या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में हो जाएगा, अभी के अकॉर्डिंग, जैसे अभी डिटेल्स आ रही हैं। लेट्स स्टार्ट कंटिन्यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द NCF 2005 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एम ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन प्राइमरी स्कूल। NCF 2005 के अकॉर्डिंग कौन सा एम नहीं है मैथ्स एजुकेशन के अंदर फॉर फर्स्ट टू फिफ्थ क्लासेस। आपके पास ऑप्शंस हैं: to relate mathematics to the child's context, to enhance problem solving skills, to prepare for higher education in mathematics, to mathematize the child's thought process। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आंसर? कौन सा एम नहीं है फर्स्ट टू फिफ्थ क्लासेस के लिए? आपके पास 2 सेकेंड्स हैं, सोचिए। द आंसर इज ऑप्शन सी, टू प्रिपेयर फॉर हायर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स। कि हमें प्रिपेयर नहीं करना है क्लासेस में जो मैथ्स यूज़ होगी वो आप छोटी क्लासेस में ही करा रहे हो। तो प्रॉपर सॉल्यूशन है, NCF 2005 जो है वो एम्फसाइज नहीं करता कि आप हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए छोटी क्लासेस में ही मैथ्स की वो चीज़ें लेके आ जाओ कंसेप्ट। बिकॉज छोटी क्लासेस में बच्चों का बेस बन रहा हो, तो आप हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग मत पढ़ाओ मैथ्स को। जो मैथ्स होता है प्राइमरी लेवल पे क्लास के बच्चों के लिए, उनकी जो एक एज होती है 10 ईयर्स तक की, ठीक है, उस एज के अकॉर्डिंग जो बच्चा होता है वो डेवलप कर रहा होता है स्किल्स को, कि उसे डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, एंड वो रिलेट करना सीखता है। अगर एक बच्चे को बेसिक रूल्स ही नहीं पता होंगे मैथमेटिक्स के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो बच्चा उन्हें यूज़ ही नहीं कर पाएगा हायर क्लासेस में, और बच्चे को अपने डेली लाइफ में मैथ्स का कंसेप्ट यूज़ करना नहीं आएगा। बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा कि वो मैथ्स पढ़ क्यों रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि बच्चा कैसे लाइफ में रिलेट करता है। एक बच्चा है, वो टॉफ़ीज़ लेने जाता है शॉप पे, उसके पास 20 रुपीज़ है, उसने 5 रुपीज़ की टॉफ़ीज़ खरीदी है, तो जो शॉपकीपर है वो उसे 15 रुपीज़ वापस देगा। तो बच्चे ने ये मैथ्स अप्लाई किया अपनी डेली लाइफ में, बच्चे ने डेली लाइफ से रिलेट किया कि मैंने इतने की टॉफ़ी खरीदी तो शॉपकीपर ने मुझे इतना वापस दिया। तो ऐसे बच्चा रिलेट करना सीखता है। एंड बेसिक्स हमने यूज़ किया, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन का रूल हमने यहाँ पे यूज़ किया था। तो ऐसे ही धीरे धीरे बच्चा सीखता है। Our next question is, which one of the following should be the most important feature of mathematics textbook at primary level? जो नीचे ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है मैथ्स की बुक का प्राइमरी लेवल पे? मतलब मैथ्स की बुक में कौन सा ये फीचर हमेशा होना चाहिए फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए? द ऑप्शंस आर: concept should be presented from complex to simple, concept should be presented in a strict hierarchical manner, concept should be presented from concrete to abstract, concepts should be linked to higher classes। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आंसर? सोचो। द आंसर इज ऑप्शन सी, concepts should be presented from concrete to abstract। जो कंसेप्ट होने चाहिए ये प्रेजेंट करने चाहिए कि पहले आप बच्चों को ऑब्जेक्ट्स दिखा रहे हो, कॉन्क्रीट मतलब मटेरियल को उन्हें शो करो, एंड देन एब्स्ट्रैक्ट पे जाओ, मतलब आइडियाज़ पे लेके जाओ बच्चों की इंफॉर्मेशन दो उस चीज़ के बारे में, वो कंसेप्ट अपनी थिंकिंग पावर को यूज़ करे, देन आपको एब्स्ट्रैक्ट पे जाना है। तो प्रॉपर सॉल्यूशन है कि मैथ्स की टेक्स्ट बुक जो होती है उसका यही कंसेप्ट है प्राइमरी लेवल पे, कि पहले कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट शो करे एंड देन एब्स्ट्रैक्ट मैनर पे लेके जाए। जो मैथमेटिक्स एक्सरसाइजेज होती हैं वो यही आइडिया प्रमोट करती है कि बच्चे को पहले जो पता है वो उसको करे, एंड फिर वो सीखे करके उसे क्या पता लगा है, फिर देन वो उस टॉपिक पे जाता है कि जब उसने वो चीज़ करी तो उसको क्या मिला।
तो ये बच्चों को हेल्प करता है कि वो एक्सप्लोर कर सके मैथ्स के कंसेप्ट को अपनी डेली लाइफ में, और बच्चों को हेल्प मिलती है बहुत ज़्यादा कि वो प्रैक्टिस कर सके और अप्लाई कर सके अपनी नॉलेज को अपनी डे टू डे डेली लाइफ में। और सिंपल कंसेप्ट हमेशा प्रेजेंट करने चाहिए, और फिर बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेके जाना चाहिए, मतलब वो अपनी नॉलेज को फिर उन्हें यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि एक बच्चा टॉफ़ीज़ लेने गया है, तो वो उसने 20 रुपीज़ दिया एंड 5 रुपीज़ की उसने टॉफ़ीज़ लिया, तो उसको 15 रुपीज़ वापस मिल रहे हैं। तो बच्चे ने क्या किया, उसने 20 रुपीज़ का नोट यानी कि कॉन्क्रीट मटेरियल दिया, एंड देन उसने कैलकुलेट किया कि अंकल ने मुझे 15 रुपीज़ वापस क्यों दिया, तो वो उसकी नॉलेज थी। ठीक है, तो हम काम कैसे गए, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मैनर पे गए। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3rd, Which one of the following represents the correct sequence of development of geometrical understanding? नीचे जो ऑप्शंस है उनमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है कि जो एक बच्चा होता है वो ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग को कैसे डेवलप करता है। सो ऑप्शंस हैं विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन। फॉर्मल डिडक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, फॉर्मल डिडक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन। विजुअलाइजेशन, फॉर्मल डिडक्शन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन। सोचो कि क्या होनी चाहिए करेक्ट सीक्वेंस। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। पहले आएगा विजुअलाइज करो, देन आएगा एनालिसिस करो किसी भी चीज़ को, फिर आएगा इनफॉर्मल डिडक्शन, देन आता है फॉर्मल डिडक्शन। तो वैन हेली का ये मॉडल है जिसने कि डिस्क्राइब किया कि एक बच्चा ज्योमेट्री को कैसे सीखता है, वो कैसे डेवलप करता है ज्योमेट्रिकल टर्म्स को धीरे धीरे, एंड ये लिंक करता है पियाजेट के थ्योरी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो कि एज के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें 5 लेवल्स दिया है, तो 5 लेवल्स में सबसे पहले है लेवल 0 जो कि है विजुअलाइज करना। मतलब जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम शेप्स को विजुअलाइज करते हैं, मतलब शेप्स को देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो कैसी दिखती है। तो स्टार्टिंग में हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, बेसिक शेप्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल। हम बच्चों को बेसिक ये 4 शेप सिखाते हैं। फिर हम बच्चों को फिर लेवल 1 पे आता है एनालिसिस। बच्चा एनालाइज करना सीखता है, वो नोटिस करता है कि कौन सी चीज़ें कॉमन आ रही हो, प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिलेट नहीं कर पाता दूसरे चीज़ों के साथ। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल और स्क्वायर को वो रिलेट नहीं कर पाएगा कि, लेकिन उसे पता है उन दोनों की प्रॉपर्टीज़, उसे पता है कि चारों तरफ लाइनें होंगी, 2 लेंथ होगी, 2 ब्रेड्थ होगी, लेकिन उसे उनकी प्रॉपर्टीज़ को वो रिलेट नहीं कर पाएगा। लेवल 2 पे आता है डिडक्शन या फिर इनफॉर्मल डिडक्शन। इस लेवल पे जो बच्चा होता है वो कंबाइन करना सीखता है कुछ प्रूफ को, जैसे कि जो रेक्टेंगल है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और जो स्क्वायर है उसकी भी अपोजिट इक्वल होती है और उसकी सारी साइड्स भी। तो बच्चा वो कंबाइन करने की कोशिश कर रहा है, वो सीख रहा है। देन आता है लेवल 3 जो कि है एब्स्ट्रैक्शन और फॉर्मल डिडक्शन। इस लेवल पे जो बच्चा होता है वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं शेप्स की उन्हें रिलेट करना सीखता है और फिर एक दूसरे के साथ इम्प्लाई करके देखता है। देन आता है लेवल 4 जो कि आपका 5th लेवल है कहना, वो है रिगर। इस लेवल पे जो बच्चा होता है वो बिल्कुल अच्छे समझ जाता है, डेफिनेशन उसको समझ आ जाती है और फिर उसको इतना इम्प्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको पता है। फॉर एग्जांपल अब आप बड़े हो तो आप क्लियरली बोल सकते हो कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा स्क्वायर। आप ये नहीं सोचोगे, आप प्रॉपर्टीज़ पूरी सोचोगे नहीं, आपके माइंड में एकदम ही आ जाएगा, आपको बिल्कुल देखते ही रियलाइज़ हो जाएगा कि अच्छा ठीक है ये रेक्टेंगल है। तो ये होता है हमारा लेवल 4 रिगर अकॉर्डिंग टू वैन हेली मॉडल। ठीक है, और बच्चों को हम स्टार्टिंग में एग्जांपल देते हुए जब शेप्स का सिखाते तो हम उनको क्या सिखा रहे होते हैं कि हमने शेप से एक ट्रेन बना दी। जो फर्स्ट डिब्बा है बड़े वाला जिसमें ट्रेन को जो चलाते हैं वो वाला ड्राइवर बैठेगा, वो रेक्टेंगल होगा, बाकी के जो डब्बे हैं वो सब स्क्वायर शेप में है, जो व्हील्स हैं वो सर्कुलर शेप में है। तो धीरे धीरे बच्चों को हम पूरा प्रोसेस सिखा रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चा धीरे धीरे ज्योमेट्री को डेवलप करता है, कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री को डेवलप करता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सो आवर ऑप्शंस आर 0 should be introduced at the time of teaching place value. 0 should be the first numeral to be taught. 0 should be introduced after children develop number sense. 0 should be introduced after number 9. 0 को हमें कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सो एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी 0 should be introduced after children develop number sense.
ज़ीरो को हमें तब इंट्रोड्यूस करना चाहिए जब एक जो बच्चा है वो नंबर सेंस को डेवलप कर ले। काउंटिंग का मतलब है कि हम बच्चों को हमेशा सिखाएंगे नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। तो ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। और जब भी बच्चों को हम काउंटिंग सिखा रहे हैं तो बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए हम उनके लिए मटेरियल रखते हैं। तो क्लास में जनरली हम दिखाते हैं एक चौक के थ्रू कि पहले एक चौक लिया हमने, फिर नंबर 2 सिखाने के लिए दूसरा चौक। तो हम उन्हें एक तरह से काउंटिंग सिखा होते हैं। फिर हम एक और चौक उठाएंगे तो 3 चौक्स बन जाएंगे। तो ऐसे हम बच्चों को कंसेप्ट सिखा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं नंबर सेंस को। तो बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए हमें ज़ीरो को इंट्रोड्यूस तभी करना चाहिए क्लास के अंदर जब बच्चों के अंदर नॉलेज डेवलप हो जाए नंबर सेंस की। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है A teacher plans the following activities to introduce the concept of half to class third student। एक टीचर है जिसने कि कुछ एक्टिविटीज़ को प्लान किया है कि वो क्लास 3rd के बच्चों को टॉपिक सिखा रही है, हाफ का कंसेप्ट क्लियर करेंगी। तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने जो प्लान किया हुआ है वो हमें दिया हुआ है। तो हमें करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है कि टीचर उसको कैसे रिप्रेजेंट करे क्लास के अंदर, जो कि उन्होंने एक्टिविटीज़ सोची हैं। तो हमारे पास ऑप्शन हैं, मतलब क्या क्या सोचा टीचर ने, वो है shows pictures representing half, writes symbol for half, divides many types of concrete materials into halves, uses story or words to represent half। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ऑप्शन है CTAT, ABCD, BACD, CADB। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी CADB। सबसे पहले जो टीचर होगा वो क्लास में जब इंट्रोड्यूस करेगा तो वो पहले बच्चों को कुछ मटेरियल दिखाएगा। जैसे कि मटेरियल हो गया चौक है तो उसको हाफ में तोड़ के दिखा दिया कि अब ये हाफ हो गया। फिर वो जो हाफ वाला चौक है उसको और भी तोड़ दिया तो वो उन्होंने उसका एक और हाफ करके दिखा दिया। तो ऐसे कंक्रीट मटेरियल को डिवाइड करके दिखाएगी टीचर। उसके बाद जो टीचर है वो कुछ पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करेगी जिसमें कि कुछ ना कुछ चीज़ें हाफ हो रही है। जैसे कि कोई पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा को कट करते हुए दिखा रखा है तो वो हाफ कर दिया पिज़्ज़ा की स्लाइस, पूरे गोल वाले पिज़्ज़ा को हाफ में डिवाइड कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स हो सकती हैं। फिर स्टूडेंट इससे इमेजिन करेंगे कि हाँ हाफ हो रहा है, जब उनको पिक्चर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद टीचर एक स्टोरी सुना देगी या फिर ऐसे वर्ड्स बताएगी जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि ओके हाफ हो रहा है। और लास्ट में टीचर बच्चों को सिंबल बता देगी कि हाफ का सिंबल क्या होता है। तो करेक्ट सीक्वेंस बनी CADB। तो CADB करेक्ट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो टीचर होगी वो कैसे करेगी, तो हमारा आता है पहले ये डिवाइड मैनी टाइप्स ऑफ कंक्रीट मटेरियल्स इनटू हाफ्स। पहले टीचर ने डिवाइड कर दिया मटेरियल को, हाफ हाफ करके दिखा दिया। फिर उन्होंने कुछ पिक्चर रिप्रेजेंट की, शोज पिक्चर रिप्रेजेंटिंग हाफ। उसके बाद टीचर ने फिर यूज़ की स्टोरी और वर्ड्स को ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके हाफ को। और फिर उन्होंने एक सिंबल बता दिया कि हाफ का सिंबल ये होता है। तो यहाँ पे ये हमारा वीडियो ख़त्म होती है। होप सो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।